हे गाइस, वेलकम टू अग्नि बैच। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट उसके पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे फ्री अग्नि बैच को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक लिंक दबाना है, दैट्स इट। क्यों दबाना है? बिकॉज यू विल गेट वन शॉर्ट वीडियो फॉर ईच चैप्टर, साथ ही साथ आपको मिलेंगे उसके पीपीटी नोट्स and you will get practice questions, उसके video solution and the test series and that too absolutely free। प्रमोशन कर डाला है। अब चलो चैप्टर के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो। यहां पे बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 पे पहले से पढ़ चुके, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां पे हम प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस। यंग वंस मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग, जो बोलना आप बोल सकते हो, और वो भी बिल्कुल हमारी तरह, मतलब जैसा मैं हूंगा मेरे बच्चे भी सेम टू सेम ह्यूमन बींग्स ही होंगे, राइट। नाउ बोला गया है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है ना, मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि हाँ बिल्कुल हम लोग बाय पेरेंटल हैं। बाय पेरेंटल मतलब हमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज देयर शुड बी अ फीमेल एंड देयर शुड बी अ मेल फॉर दिस रिप्रोडक्शन। और यही नहीं बल्कि हमें एक और चीज पता है, दैट वी आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ मेल होगा, दूसरा इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ फीमेल होगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वी आर विविपेरस इन नेचर। विविपेरस म्हणजे डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, ओके, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, ओके। सो हम लोग डायरेक्टली बच्चे देते, अंडे विंडे कुछ नहीं देते, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्शन फर्स्ट, लेट्स गो। इसको मैंने 4 क्वार्टर्स में बांट दिए। पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। क्यों करना है बात? क्योंकि वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है, वहां पे तो स्पर्म बनने वाला है। फिर वो जो स्पर्म है उसको मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो स्पर्म को निकालने के लिए मुझे एक पाइपलाइन चाहिए, और इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा डक्ट्स। सो व्हाई वी वांट टू रीड अबाउट डक्ट्स? बिकॉज इट इज अ पाइपलाइंस, ओके। कहां से कहां स्पर्म जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्लैंड्स, क्योंकि सिर्फ अकेला स्पर्म नहीं निकल सकता, उसके साथ कुछ फ्लूइड्स निकलने वाली है, ठीक है। सो दिस ग्लैंड्स आर गोइंग टू डू सम सिक्रीशन ऑफ मेनी फ्लूइड्स, इंपॉर्टेंट। और कहां से निकालेंगे भाई? कहीं से तो निकालना पड़ेगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेनिस फॉर दैट रीजन। चलो बात करते हैं एक एक। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करें तो वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म। एज आई नो दैट ये जो स्पर्म होता है ये हमारे गैमेट्स है, यस, और इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं इट इज प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन विच इज द मेल हार्मोन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है। इसके बिना तो आगे का प्रोसीजर, मैच्योरिटी एक इंडिविजुअल में आने नहीं वाली, तो ये भी जरूरी है, ओके। अब ये जो टेस्टिस है वो बनती एब्डोमेन में है, पहले बनती एब्डोमेन में, बट फिर उसके बाद डेवलप होता है स्क्रोटल सैक, और फिर वो स्क्रोटल सैक में वो टेस्टिस जो पेट में मौजूद है वहां से वो टेस्टिस पहुंचेगा स्क्रोटल सैक में, तो एक कैनाल के थ्रू पहुंचता है, राइट। ऑफ कोर्स ये बात है, एब्डोमेन से यदि उसको स्क्रोटल सैक तक आना है तो एक कैनाल के थ्रू आना पड़ेगा, एंड दैट कैनाल इज कॉल्ड एज योर इंग्यूनल कैनाल। क्यों शरीर के बाहर रखना है यार? उल्टा लड़कों को तो दर्द ही देता है, ठीक है, कोई लगभग जाए तो दर्द ही देता है, बट बाहर क्यों रखना है? बिकॉज इट इज मेंटेनिंग अ टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटो का मतलब हो जाता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब हो जाता है सिंथेसिस। सो स्पर्म के सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इसके कुछ शेप के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही छोटा सा साइज है इसका। हम लोग देखते हैं इसका जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ओवल शेप का होता है, पिंक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, और इसका जो वजन होता है गाइस, वजन जो होता है वो होता है लगभग 10 से लेके 12 ग्राम के आसपास तक होता है, ठीक है। नाउ बाहर की बात कर ली, अब अंदर की बात करते हैं। हम देखेंगे जैसे हम इसको काटे तो इसके अंदर हिस्से लगे हुए हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। वहां से हम देखेंगे ये हो गया तीसरा हिस्सा, वहां से हम देखेंगे ये हो गया चौथा हिस्सा। तो ये जो हिस्से बना रहा हूं ना मैं,
दिस इज कॉल्ड एज योर टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट है एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, 250। ऑन द अदर हैंड एक लोब्यूल के अंदर हम देखते हैं 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या है, जरा फिगर को जूम करके देखिए, आप देखोगे कि अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइलिंग येलो कलर का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहां पे फिगर में मौजूद है। दैट इज कॉल्ड एज योर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, दिस इज हैविंग अ स्पेशलाइज्ड सेल। जरा समझते हैं इसको एक विद द हेल्प ऑफ एन अनदर फिगर। आप यहां पे देखोगे कि मैंने एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इस तरीके से निकाला है, और जब उसका टीएस करेंगे, ओके, वो एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लिया और उसका मैंने टीएस किया, तो मैं देख रहा हूं कि ये बिल्कुल ऑफ कोर्स राउंड शेप का दिखेगा और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स दिख रहे छोटे छोटे। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जो कि आगे चल के स्पर्म बनेंगे। इसके साथ साथ होते हैं सर्टोली सेल्स, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। और वो क्यों चाहिए, ये जो सर्टोली सेल्स है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ओके, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बैठे और फिर उस सर्टोली सेल्स के ऊपर चढ़ चढ़ के अपने आप को डेवलप करके स्पर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल्स है वो एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि ये जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है वो उसके ऊपर आके बैठे और मैच्योर होके स्पर्म बने। इज दैट क्लियर? तो वो नरिशमेंट भी देगा और साथ ही साथ हम देखेंगे इट विल बी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू। डन। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, हम लोग देख रहे हैं कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होगा। चलो कॉइल्स तो समझ में आ गया, एक लोब में बहुत सारे कॉइल्स होंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। पर कॉइल्स के बाहर हम देखेंगे थोड़ी थोड़ी स्पेस मौजूद रहेगी, वो स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस में क्या रहेगा, उस स्पेस में हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। क्या क्या रहेगी? सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वेसल्स रहेंगे, खून की ऑफकोर्स आवश्यकता रहती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, ओके। फिर हम देखेंगे रहेगा लेदिक सेल्स। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे पर्पल कलर के जो यहाँ पे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज योर लेदिक सेल्स। क्यों जरूरी है लेदिक सेल्स? बिकॉज दे आर गोइंग टू सिक्रीट अ टेस्टिकुलर हार्मोन विच इज कॉल्ड एज योर एंड्रोजन, और वही एंड्रोजन आगे चल के टेस्टोस्टेरोन का नाम लेता है, ठीक है, जो कि मेल हार्मोन है। ऑन द अदर हैंड सब कुछ तो बात कर ली, स्पर्म भी बना लिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में से, लेदिक सेल ने हार्मोन भी बना लिया टेस्टोस्टेरोन, बट अपने को डिफेंस भी मांगता है। तो डिफेंस के लिए हमारे पास होता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ओके। बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, या फिर खुद फैगोसाइट्स आएंगे जो कि बवाल करने में हेल्प करेंगे। डन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेल्स मौजूद है। सब कुछ समझ गए टेस्टिस के बारे में। अब इसको बाहर निकालना है, स्पर्म को बाहर जाने का रास्ता बताना है, तो उसके लिए हमारे पास रहती है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। 4 चीजों का नाम लिया है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझना बनता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आप देखोगे कि ये मेरा लोब्यूल था, टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। ये लोब्यूल से निकल के आप देख सकते हो यहां पे एक पूरा एक नेटवर्क बन रहा है विच इज कॉल्ड एज योर रेटिटेस्टिस। सो रेटिटेस्टिस क्या बनाता है? ये एक नेटवर्क टाइप पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। उसके बाद रेटिटेस्टिस में से हम देख रहे हैं कि और पाइपलाइंस निकल रही है। रुकिए मैं कलर बदल देता हूं, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक पाइपलाइन रेटिटेस्टिस में से निकल रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, पर मैं इसका सस्ता नाम बता देता हूं, विच इज कॉल्ड एज योर वासा एफरेंशिया, ओके। अच्छा, वासा क्यों बोला है? क्योंकि बहुत सारे पाइप्स हैं। कितने पाइप्स हैं? तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई 15 से लेके 20 पाइप्स तक मौजूद हो सकते हैं। डन। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं? उसके बाद मैं देख रहा हूं एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सा स्ट्रक्चर और एक है, ओके। जरा देखिएगा, मैं इधर लेबल कर रहा हूं, ये जो मैं पूरा जो भी ब्लैकआउट कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज योर एपिडिडाइमिस। पूरा ये पूरा हो गया एपिडिडाइमिस, बट उसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आ जाता है ये ऊपर वाला पार्ट। ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए मैं उसी कलर से सर्कल कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। और फिर आ जाता है सबसे आखिरी वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस को इन लोगों ने इस तरीके से कुल मिला के कुछ कुछ हिस्सों में ऐसे करके बांट दिया, जिसको बोलते हैं हेड। फिर उसके बाद आ जाता है बॉडी, फिर आ जाता है टेल।
उसको बोला जाता है कैपुट कॉर्पस कॉर्डा करके, अलग सा करके नाम भी दिया जाता है। ये पूरा का पूरा आपका एपिडिडाइमिस हो गया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी ये। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है, ओके। और यही नहीं बल्कि ये स्पर्म को मैच्योर भी करता है। ये किसकी बात कर ली मैंने? एपिडिडाइमिस ऑल टुगेदर, पूरा एपिडिडाइमिस ये दो काम करता है, एक तो स्टोर भी करके रखेगा, प्लस हम लोग देखेंगे इट विल हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म ऑल्सो। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। अब वहां से आप यदि नोटिस करोगे तो एक पाइप पीछे की तरफ निकल रही है, ठीक है। एक पाइप आपको पीछे की तरफ निकलती हुई नजर आएगी। ये देखिए पीछे की तरफ से एक पाइप पूरी निकल रही है और बिल्कुल ऊपर से एग्जिट मारने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये जो पीछे से जो पाइप निकल रही है वो हो गया आपका वास डिफरेंस। सो वास डिफरेंस के साथ साथ खून के नसें भी बाहर निकलेंगी, कुछ नसें अंदर आएगी, आर्टरीज अंदर आएगी, वेन्स बाहर निकलेगी, और वो एक पूरा ऐसे चेंबर टाइप बना रहा है, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज योर स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पूरा पाथवे खत्म। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि कैसे हो रहा था। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जिसने स्पर्म बनाया, वहां से रेटेटेस्टिस में गया, रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, वहां से वास डिफरेंस। यहां तक तो देख लिया है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करूं तो हम देखते हैं सबके अलग अलग लेंथ होते हैं। वास डिफरेंस का लेंथ यही कुछ 40 सेंटीमीटर के आसपास था, ठीक है। यही मैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करूं तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, ओके। और यूरेथ्रा के बारे में बात करूं तो वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास पहुंच जाता है। और फिर आ जाता है यूरेथ्रल मियाटस। क्या है ये? लास्ट के 3 क्या है? फिगर पे वापस अपने समझेंगे, जरा नोटिस कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस नॉर्मली प्रेजेंट है। वो चाहता तो डायरेक्टली पाइप निकलती वास डिफरेंस, और जो वास डिफरेंस है वो डायरेक्टली पेनिस में चला जाता, बात खत्म हो जाती, ईजी हो जाता हमारे लिए लर्न करना। बट नहीं, हम देखेंगे कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में से जो डक्ट्स निकलते हैं वो डक्ट्स पहले जाती है ऊपर। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के सामने से जाएगी और फिर यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे टर्न मार के पीछे से घुसेगी। समझ रहे हो मैं कैसा बता रहा हूं? टेस्टिस है, टेस्टिस में से वास डिफरेंस निकल रहा है, वो वास डिफरेंस पूरा ऐसे ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट पेनिस में जा सकती थी बट नहीं गया, वो ऊपर जा रहा है। ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, आपको तो पता ही रहेगा कि ऊपर, जस्ट ऊपर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहां पे ऊपर जाएगा। फिर टर्न मार के, पीछे से टर्न मार के यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से उसकी एंट्री होती है। फिर हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा के साथ वो जुड़ जाता है और जुड़ के फिर वो पेनिस से बाहर निकलता है। समझ रहे हो? ये ट्विस्ट वाला बात, ओके। सामने से आया, फिर पीछे मुड़ गया और मुड़ के पीछे से यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से पूरा पाथवे ले जा रहा है। इसीलिए वास डिफरेंस 40 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। अब जैसे ही गया हम देखेंगे, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है गाइस समझने की कि इसमें हम लोग देखते हैं कि वास डिफरेंस का थोड़ा फुला पार्ट हो जाता है। उसका जो छेड़ा है, जो एंड है, वो थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है, जिसको अपने नाम दे देते हैं एम्प्यूला। अक्सर ऐसे ही फूले फूले पार्ट को अपने एम्प्यूला ही नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है वो जो 2 वास डिफरेंस है, देखो वो ऐसे करके 2 साइड से आए और आके जुड़ गए, राइट। ये जहां पे जुड़े हैं, यहां पे एक पाइप बनी है सेंट्रल, उसको मैं नाम दे देता हूं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ओके, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और फिर वहां से स्टार्ट करके नीचे का जो पूरा पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा यूरेथ्रा। और जहां से स्पर्म निकलता है, द ओपनिंग एकदम नीचे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर यूरेथ्रल मियाटस। समझ में आ गया? तो ये उसके 3 डिस्टिंक्ट पार्ट हो गए। अब आगे बात समझते हैं। ये तो समझ गए कि हाँ चलो वास डिफरेंस ऐसे करके टर्न मार रहा है ये वो, बट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको जाना पड़ता है 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के पास। हम देखेंगे दैट वी विल बी हैविंग फ्यू टर्म्स, ओके। हम लोग देखेंगे कि अपने पास कुछ टर्म्स रहेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पे हमारे पास है सेमिनल वेसिकल है, वो भी पैर में है, पैर में है मतलब ये 2 होंगे। फिर उसके बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड है, और पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड है, मतलब ये भी 2। सबको जरा फिगर में समझते हैं। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये देखिए, ये दिख रहा है 2 साइड में, वास डिफरेंस के बिल्कुल छेड़े में, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल गाइस, राइट। इसको अपने क्या नाम दे दिए हैं? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद आप देख सकते हो बेस में एक बड़ा सा बल्जी पोर्शन मौजूद है, इसको हमने नाम दे दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के भी बेस में हम देखेंगे कि ऐसे करके, देखिए ब्लैक कलर से मैं बता रहा हूं 2 प्रेजेंट है, एक नहीं है 2 है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं काउपर्स,
ग्लैंड। बोलिए जी, समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं 2 सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बाद सबसे नीचे आ जाता है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट, हम लोग देखते हैं सबके कुछ ना कुछ इंडिविजुअल काम रहेंगे, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कंटेंट रहेंगे। तो एक और चीज बता दूं, ये जो तीनों के तीनों फ्लूइड है वो इकट्ठा मिला के हम लोग उसको नाम दे देते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो सेमिनल प्लाज्मा में होता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम। एनसीईआरटी ने बस इतना ही बताया। तो ये जो फ्लूइड है, सो मतलब टेस्टिस से आ रहा है स्पर्म और ये 3 ग्लैंड से आ रहा है फ्लूइड, ये दोनों को जब मैं मिला दूं तब मैं इसको नाम दे देता हूं सीमेन का। ठीक है, तो इसलिए जो पेनिस से निकलता है वो स्पर्म अकेला नहीं होता, उसके साथ फ्लूइड भी होता है, इसलिए हम उसको सीमेन नाम देंगे। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट, हम लोग देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल इज बेसिकली 60% ऑफ द प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का 60% तो यही ले रहा है। अब इसके अलावा ये क्या कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं ये फ्रुक्टोज भी प्रोड्यूस कर रहा है। याद रखना, आपके बॉडी में कोई भी पार्ट फ्रुक्टोज प्रोड्यूस नहीं करता एक्सेप्ट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल इज द ओनली पार्ट विच प्रोड्यूसेस फ्रुक्टोज। क्यों? क्योंकि स्पर्म को एनर्जी ग्लूकोज नहीं फ्रुक्टोज देता है। याद रख लेना, ये एक स्टार पॉइंट है। सेमिनल वेसिकल फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म को एनर्जी देगा, तभी जाके उसकी टेल मूव करेगी। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई सेमिनल वेसिकल के। इसके अलावा वो प्रोस्टाग्लैंडिन भी प्रोड्यूस करता है, विच इज अ हार्मोन जो फीमेल के ट्रैक को थोड़ा ऐसे लाइक खाली करवाएगा ताकि अंदर फटाफट स्पर्म जा सके। ठीक है, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली कंटेंट करता है 30%, सिर्फ 30%। ओके, कहां पे मौजूद है? तो ये बड़ा वाला यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे की तरफ मौजूद है ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। यस, सो हम लोग देखते हैं एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें बाइकार्बोनेट रिलीज होता है जो कि बेसिक नेचर प्रोवाइड करेगा। ओके, अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करेगा। यही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होती है विच इज नीडेड इन फर्दर यूजेस। ओके, तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। बात करें काउपर्स ग्लैंड के बारे में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है काउपर्स ग्लैंड, जिसको मैंने ऐसे करके गोल बना दिया है, लिख देता हूं काउपर्स। तो काउपर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा? अल्कलाइन सिक्रीशन। ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन करेगा और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करेगा म्यूकस, और उसी म्यूकस की वजह से जो पेनिस का जो पूरा ट्रैक है वो पूरा गीला हो जाएगा और स्पर्म फट से बाहर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ट्रैक्ट के बारे में बात। और इन एंड ऑल मेरे को पूरे ट्रैक से एक ही चीज पता चली है भाई, कि जो फ्लूइड है वो बेसिक है। इतनी चीज मेरे को क्लियर दिख रही है। सेमिनल प्लाज्मा से फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले वो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। ये चीज मेरे को एक चीज तो पता चल गई, हाँ जी बिल्कुल, उसको फीमेल तक पहुंचना है तो चाहिए। नेक्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है। कैसे? फ्रुक्टोज बनाया जी, अल्कलाइन नेचर दे रहा है। क्यों? क्योंकि फीमेल का जो वजाइनल ट्रैक है वो एसिडिक है। राइट, फीमेल की जो वेजाइनल ट्रैक है वो एसिडिक है, और जो स्पर्म है उसको बेसिक होना ही पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तब जाके सब बैलेंस होगा। ठीक, तो इसलिए मुझे चाहिए। नेक्स्ट थिंग, हम लोग देखते हैं कि काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट भी प्रोवाइड करता है। अब लुब्रिकेशन था, इसीलिए क्या हो रहा था, पूरा पेनिस गीला पड़ रहा था और स्पर्म फट से बाहर आ पाएगा। डन, सब कुछ कर दिया। हम लोगों ने देख लिया कि भाई टेस्टिस ने स्पर्म बनाया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के हेल्प से, उसके बाद उसकी मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में करवाया, फिर उसके बाद जो सारा स्पर्म है वो बाहर निकल के ये ग्लैंड्स के फ्लूइड के साथ मिक्स हो रहा है, बन जा रहा है सीमेन। नाउ इट इज हैविंग एवरीथिंग, बन भी गया, मैच्योर भी हो गया, और उसके खाने पीने और फुल पैक रेडी हो चुका है। अब बारी आती है उसकी निकलने की, तो निकलने के लिए एक ऑर्गन चाहिए भाई, उसको बोलते हैं पेनिस। सो पेनिस क्या करेगा? इट इज बेसिकली कॉपुलेटरी ऑर्गन, एज वी नो। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब ऑफ कोर्स ये इंटरकोर्स में मदद करेगा, फीमेल के वजाइनल ट्रैक में जाएगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि इंसेमिनेशन में मदद करेगा, मतलब सीमेन को फीमेल के वजाइनल ट्रैक के अंदर डालने का काम करेगा। ठीक है, इसको इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू बोला गया। इरेक्टाइल का मतलब क्या हो जाता है? जो खड़ा रह सके, ओके, जो टाइट हो सके। एंड स्पॉन्जी इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर खून भर जाता है। हम देखते हैं जैसे कोई एक इंडिविजुअल सेक्सुअली अरोज हो जाता है, तो हम देखते हैं कि उसके पेनिस में खून भरना चालू हो जाता है।
खून भर भर के इट इज समथिंग लाइक बलून है, बलून के अंदर मैं फूंक मार मार के हवा भरूंगा तो एक टाइम आएगा बलून टाइट हो जाएगा और एक साइड से मैं गांठ बांध दूंगा तो बलून में से हवा भी नहीं निकलेगी। बस वैसी ही बात पेनिस की हो जाती है, उसके स्पॉन्जी टिश्यूज में भर भर के खून घुस जाता है और उसकी वजह से हम देखेंगे कि भाई पूरा वो टाइट, इलोंगेट एंड इट इज रेडी टू हैव एन इंटरकोर्स वाला सीन हो जाता है। ठीक है, ओके हम लोग देखते हैं कि टिप में बिल्कुल टॉप एंड में आप देखोगे कि ये एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ग्लैंस पेनिस। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर एक चमड़ी से कवर होती है जिसको अपने बोलते हैं फोरस्किन। ओके, प्रोप्यूस करके नाम दिया गया है इसका एनसीईआरटी में। तो ये जो फोरस्किन है वो बहुत सारे कम्युनिटी में रिमूव कर दिया जाता है। तो जो रिमूव कर देते तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन। अच्छा, ये सर्कमसीजन से फायदा क्या होगा? सर्कमसीजन से फायदा ये होगा कि यूटीआई होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम हो जाता है। ओके, यही नहीं बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। ओके, ऐसा देखा गया है अफ्रीकन कम्युनिटीज में कि भाई जिनको ये सर्कमसीजन किया गया है उनको यूटीआई होने के चांसेस थोड़े कम है और यही नहीं बल्कि एड्स होने के भी चांसेस कम है। ठीक है, इवन कैंसर, ऑर्गन रिलेटेड कैंसर जो होते हैं वो भी होने के चांसेस कम है। सो हर साइड से बेनिफिट है। सो व्हाट इट विल डू, इट इज हाईली सेंसिटिव। जैसे ही क्लाइमैक्स आएगा सारा स्पर्म बाहर एंड दैट्स इट, इंसेमिनेशन का काम हो चुका है, खत्म। हम लोगों ने सारे ऑर्गन्स के बारे में समझ लिया है, ग्लैंड्स के बारे में समझ लिया है। अब बारी आती है समझने की फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो चलो देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। तो चलो अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जा रही है आपकी ओवेरीज। क्यों बात करनी है ओवेरीज के बारे में? क्योंकि भैया जी यहीं पे तो गैमेट बनने वाला है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे कि जो ओवम बनेगा वो वहां से निकल के ट्यूब्स में आएंगे, यूटेरस में आएगा, मतलब वूम में आएगा, नीचे से हम लोग देखेंगे पेनिस की एंट्री होगी। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के लिए हमें ट्यूब्स की जरूरत है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डक्ट्स व्हिच इज एक्टिंग लाइक माय पाइप्स। यस, पाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। एंड फाइनली बाहर से एक्सटर्नली ये फीमेल का पार्ट किस तरीके से दिखता है या क्या क्या पार्ट्स हमें ऑब्जर्व होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना है इन योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो एक एक को पकड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ओवेरीज, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है ओवा। ओवा के साथ साथ जैसे वहां पे स्पर्म के साथ था टेस्टोस्टेरोन, यहां पे हम लोग देखेंगे कि ओवा के साथ ये एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करने वाले, एक नहीं बल्कि 2, दैट इज योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सिंपल। अब यहां पे अपने लेंथ के बारे में बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। विड्थ के बारे में बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ रहती है। ओके, और थिकनेस के बारे में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर थिक वो होता है। डन। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान पे रखनी रहेगी। नेक्स्ट थिंग, कहां पे मौजूद रहते हैं? तो पेट के बिल्कुल निचले लोअर पार्ट में हम लोग बेसिकली देख पाते हैं इनको, और बिल्कुल किडनीज के आसपास ही रहती है दोनों ओवेरीज। ओके, अब मैं उसको ऐसे हवा में तो लटका के नहीं रख सकता, उसको कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा। सो कैसे जोड़ेंगे? तो जो ओवेरीज होगी वो वूम, जो यूटेरस है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। राइट, यू कैन बेसिकली सी इन द डायग्राम। ये देखो यहां पे इसको अपने बोलते हैं लिगामेंट। ओके, इसको अपने बोलते हैं लिगामेंट। और यही नहीं बल्कि ये जो ओवेरी है वो पिछले वाले वॉल, एब्डोमिनल वॉल के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये बात हो गई ओवेरीज के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके अंदरूनी फीचर के बारे में। सबसे पहले तो क्योंकि एक ऑर्गन है तो ऑफ कोर्स उसके बाहर एक लेयर होगा, एक कोटिंग होगी। तो वो कोटिंग किसकी होगी? ऑफ कोर्स एन एपिथेलियम विल बी प्रेजेंट, थिन एपिथेलियम है। अब वो एपिथेलियम के अंदर जो भी कंटेंट, टोटल कंटेंट जो ओवेरी के अंदर मौजूद रहता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओके, और ओवेरियन स्ट्रोमा में भी हम लोग 2 पार्ट कर रहे हैं। मतलब सबसे बाहर एपिथेलियम है, एपिथेलियम के अंदर जो भी कुछ होगा उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। वो जो भी कुछ में क्या क्या आता है, एक बाहर वाला लेयर, एक अंदर वाला पार्ट। ठीक है, सो जो बाहर वाला कंटेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट रहेगा ओवेरी के बिल्कुल अंदर बीचों बीच रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेड्यूला। ठीक है, और ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। उनका डेवलपमेंट हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट देखेंगे, बट टेक्निकली दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट।
यही नहीं बल्कि ये फॉलिकल के अंदर ही हम लोग ओवम का डेवलपमेंट देखेंगे, आगे आता जाएगा। पहले सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स के बारे में बात करते, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। बात करें एक्सेसरी डक्ट में, तो डक्ट मतलब तो पाइप है, वो मुझे पता है कौन कौन से पाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओविडक्ट विच इज कॉल्ड एज योर फैलोपियन ट्यूब, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूटेरस। देखिए ये कोई पाइप नहीं है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्पॉट है, ठीक है, जहां पे बच्चा डेवलप होने वाला है। सो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज द यूटेरस, ठीक है। तो ये पूरा यूटेरस हो गया। और फाइनली आ जाएगा वजाइना। वजाइना बिल्कुल निचला पार्ट को अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज द 3 पार्ट्स दैट वी आर गोना डिस्कस। पहले से शुरू करते हैं फैलोपियन ट्यूब। सो ओविडक्ट के बारे में बात करें, अच्छा खासा बड़ा सा ट्यूब है, 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। इसको भी इन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट आ जाता है इन्फेंडिबुलम, फिर एम्प्यूला, फिर उसके बाद बात करेंगे इस्थमस के बारे में। इसके बाद भी एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको अपने बोलते हैं यूटेराइन पार्ट, ठीक है, जो कि बिल्कुल एंड में मौजूद रहेगा, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूं इन्फेंडिबुलम पे, तो ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। देखिए भैया ये नाम नहीं भूलना है, फनल शेप। कहां पे होता है इन्फेंडिबुलम, जरा देखिए तो ये देखो, क्या ये एक ट्राइंगुलर फनल शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इन्फेंडिबुलम का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी इधर मौजूद हो रहा है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिए। डन। ये फिम्ब्री का काम क्या होता है, तो फिम्ब्री इज बेसिकली अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो उसके बिल्कुल सामने रहता है ओवेरी। तो ओवेरी में से जैसे ही एक ओवम निकलता है, वो फिम्ब्रिए उस ओवम को एक्सेप्ट कर लेता है, एक वेवी नेचर देके वो ओवम को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेता है, और जो ओवम है अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर घुस चुका होगा, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं ये फिम्ब्रिए क्या कर रहा है, इट बेसिकली कलेक्ट दी ओवम, ओवम को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एम्प्यूला। एम्प्यूला थोड़ा सा वाइडर रीजन है, यू कैन सी देयर इज रिटन एम्प्यूला, जो हल्का सा वाइडर है एज कंपेयर टू द लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज योर इस्थेमस, जो कि हल्का सा नैरो पार्ट है। और फाइनली वो यूटेरस से कनेक्ट करता है विथ अ वेरी स्मॉलर पार्ट। ये देखो इस्थेमस ये रहा, उसके जस्ट बाद एट द एंड ये वाला छेड़ा जहां पे डायरेक्टली वो यूटेरस से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर यूटेराइन पार्ट, ओके। सो ये हमारा चौथा पार्ट हो जाता है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर ली इन्फेंडिबुलम, फिर बात कर ली एम्प्यूला, इस्थेमस और यूटेराइन पार्ट, खत्म। फैलोपियन ट्यूब का काम हो चुका है खत्म। एक स्पेशलिटी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ऐसा है कि इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने अभी बताया वासा एफ्रेंशिया और एपिडिडाइमिस, इन दोनों में सूडोसीलिया प्रेजेंट है। सूडोसीलिया मींस अ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके सेल्स के ऊपर, ताकि क्या स्पर्म को आगे धकेल सके, ठीक है। सेम वे इस पूरे ट्यूब के अंदर हम लोग देखेंगे देयर इज सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, जो क्या करेंगे, इस तरीके से एक वेवी नेचर जनरेट करेंगे, ताकि ओवम जो है उसके ऊपर वेव होते होते एकदम फेदरी लाइक नेचर क्रिएट करेंगे, ताकि आराम से ओवम धीमे धीमे आगे बढ़ सके। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दे दिया है। कैन यू जस्ट सी कि ऊपर की तरफ कितने ज्यादा हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो पूरे फैलोपियन ट्यूब में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब डन, लेट्स मूव टू द यूटेरस। यूटेरस कैसा होता है, तो सबसे पहली बात ये पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। सो पियर के बारे में बात करें तो हमें पता है कि पियर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका बिल्कुल इन्वर्टेड शेप आपके यूटेरस का होता है। सो शेप कभी नहीं भूलना है। अब ऑफकोर्स सी बात है, इसको हवा में तो तैरा के नहीं रखेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर है तो ऑफकोर्स उसको, और बीचों बीच है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अगेन दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। पेल्विक के जो वॉल होते हैं, कमर के जो वॉल्स होते हैं, पीछे एब्डोमेन के जो वॉल्स होते हैं, उसके साथ वो लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, हवा में नहीं तैर रहे। इसके भी बॉडी को हम लोग 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, एनसीईआरटी इसको 3 हिस्सों में ही बंटवा रही है, तो 3 हिस्से ही पढ़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज योर फंडस, फिर बात करेंगे बॉडी, एंड फाइनली द सर्विक्स। तीनों को देखते हैं। सबसे पहले मैं फंडस के बारे में बताऊं तो इट इज बेसिकली दिस पोर्शन, रुकिए जी, ओके। तो ये जो अपर वाला पार्ट है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फंडस, ठीक है, द ब्लू वंस, द फंडस, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा बीच का जो बॉडी है, दिस सेंट्रल पार्ट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द बॉडी, ओके। एंड द लोअर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया सर्विक्स पता चल गया,
ये बीचों बीच हम लोगों ने ऊपर की तरफ हम लोगों ने फंडस देख लिया, ओके, और बीच की तरफ हमारे पास बॉडी मौजूद है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज कि इसके जो यूटेरस है इसको हम लोगों ने डिपेंडिंग अपॉन कहां पे लाई करता है उसके हिसाब से मैंने इसको रेंज तो कर दिया, बट बात आती है कि ये कैसे बना हुआ है। तो ये बेसिकली 3 लेयर्स से बने हुए, 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स है जरा बात करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। ओके, सबसे पहली चीज आ जाती है इसका बाहर का लेयर। इफ आई टॉक अबाउट द आउटर लेयर, ये वाला जो बाहर की तरफ देखिए मैं पर्पल से लाइन कर रहा हूं, ठीक है, सो काफी पतली सी लाइन है, ज्यादा मोटी मैंने ड्रॉ नहीं की है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर पेरीमेट्रियम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमेट्रियम का नाम दे देते हैं कि वो सबसे बाहर वाला लेयर है, ठीक है। M फॉर मायोमेट्रियम एंड M फॉर योर मसल्स, ठीक है। ये एकदम स्मूथ मसल से बना हुआ रहता है, काफी थिक होता है, आप देख ही सकते हो। पूरा रेड वाला जो पूरी ऊपर नीचे साइड वाले बॉर्डर्स है, बिल्कुल वो पूरा का पूरा स्मूथ मसल से भरा हुआ है। एंड द लास्ट वन जो कि अंदर का लेयर है, ओके, आप देख सकते हो मैं यहां पे पूरा येलो लाइनिंग कर रहा हूं। तो ये जो पूरा जो येलो लाइनिंग है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एंडोमेट्रियम गाइस, ठीक है। सो ये जो अंदर वाली येलो लाइनिंग मैंने की है वो हो जाता है एंडोमेट्रियम। एंड दिस एंडोमेट्रियम इज द ग्लैंड्यूलर एंड वैस्कुलर, मतलब यहां पे खून के नसें जाएंगे, बहुत सारे हम लोग देखेंगे फ्लूइड्स निकलेंगे, एंड दिस इज द स्पॉट। ये एंडोमेट्रियम वो स्पॉट है जो पीरियड्स के टाइम पे या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पूरा झड़ जाता है, पूरा निकल जाता है। दिस एंडोमेट्रियम इज द पार्ट। सो 3 लेयर हो गए, बाहर जो पर्पल वाला है पेरीमेट्रियम, फिर उसके बाद हमने देखा मस्कुलर रीजन दैट इज योर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर येलो वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज योर एंडोमेट्रियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूटेरस। देन बात करते हैं वजाइना के बारे में। तो वजाइना क्या है, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे पेनिस पहुंचने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले लोकेशन समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। इफ यू गाइज बेसिकली सी, अरे भाई आजा, चलो यहां पे आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है यूरेथ्रा, ठीक है। ये वाला जो ओपनिंग है ये वाला है यूरेथ्रा, ठीक है, और पीछे लिखा हुआ है एनस, ये वाला, ठीक है। तो 2 पार्ट्स आपको दिख गए, सामने यूरेथ्रा जहां से यूरिन निकलेगी और पीछे एनस जहां से फीकल वेस्ट निकलेगा। उन दोनों के बिल्कुल बीच में देखिए वजाइना लिखा हुआ है, ओके। सो वजाइना कहां प्रेजेंट है, सामने यूरेथ्रा और पीछे के एनस के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद रहता है, ठीक है। वो पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया। नाउ दे आर लाइंड विथ सम म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, हल्का सा म्यूसिलिजिनियस, हल्का सा आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा गीला गीला टाइप, ओके। फ्लूइड बेसिकली प्रेजेंट रहता है एंड दे आर हैविंग सेंसिटिव पेपिले एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। दोनों के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले सेंसिटिव पेपिले के बारे में बात करूं तो अंदर के रीजन पे, मतलब ये यदि वजाइना है, वजाइना के अंदर वाले पार्ट में सेंसिटिव पोर्शंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि कॉइटस के टाइम या इंटरकोर्स या सेक्स के टाइम बेसिकली फीमेल को स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम लोग बात करें बार्थोलिन्स ग्लैंड में, जब फीमेल सेक्सुअली ड्रिवन होता है ना, जब फीमेल सेक्सुअली ड्रिवन होता है या जब कॉइटस चल रहा होता है, मतलब इंटरकोर्स चल रहा होता है, तब हम लोग देखते हैं कि ये बार्थोलिन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एक फ्लूइड, ओके। दे विल बेसिकली लुब्रिकेट द पेनिस। सो हम लोग देखेंगे कि एक थोड़ा सा स्टिकी टाइप ऑफ फ्लूइड जनरेट करती है। आप यहां पे बार्थोलिन ग्लैंड देख सकते हो, ठीक है। आई होप सबको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ओके। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर बार्थोलिन ग्लैंड। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, वो जैसे ही सेक्सुअली ड्रिवन होती है एक फीमेल, वहां से एक विस्कस फ्लूइड निकालती है जो क्या करेगी, पूरे वजाइना की ओपनिंग में मौजूद हो जाएगी। एंड जैसे ही पेनिस फिर अंदर जाएगा वो पेनिस को बाहर से लुब्रिकेट कर देगा ताकि फ्रिक्शन ना, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर बार्थोलिन ग्लैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बात करते हैं बाहर से कैसे दिख रहा है। तो बाहर से हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज योर मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, सबके बारे में देखना है। लेट्स सी। सबसे पहले मोन्स प्यूबिस के बारे में बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट मोन्स प्यूबिस, यू कैन सी ये जो ऊपर वाला रीजन है, ओके, देखिए मैं ऐसे लाल कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ फैटी रीजन, थोड़ा सा वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन रहता है और वहां पे होती है प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। एक कुशनी टाइप एटमोस्फियर क्रिएट कर रही है एक्सटर्नली। नेक्स्ट
हम लोग देख रहे हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली कवरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, पतले पतले मेम्ब्रेन जो कि कवर करते हैं वजाइनल ओपनिंग को। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल लिबिया मेजोरा। आप यदि लिबिया मेजोरा की तरफ ध्यान देंगे गाइस तो आपको नजर आएगा, ये देखिए, ये बाहर वाला लेयर, ठीक है, ये जो बाहर वाला लेयर है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा फैटी होता है, उसके ऊपर भी प्यूबिक हेयर होते हैं और वो वेजाइना को अच्छे से कवर कर सकता है। डन। दूसरी तरफ हम लोग बात करें लिबिया माइनोरा जो बिल्कुल उसके अंदर है, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं दो लिबिया प्रेजेंट है। लिबिया का मतलब एक्चुअली हो जाता है लिप्स, ओके, लिबिया का एक्चुअल मतलब हो जाता है लिप्स। तो दो लिप्स या दो कवरिंग की तरफ मौजूद है। हम लोग देख रहे हैं बाहर की तरफ होता है लिबिया मेजोरा, उसके अंदर होता है लिबिया माइनोरा। और लिबिया माइनोरा तो उल्टा थिन भी होता है और उसके ऊपर कोई बाल नहीं होते, कोई प्यूबिक हेयर नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हाइमेन, ओके। तो हाइमेन के बारे में बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन है जो वजाइना को पार्शियली कवर करता है। याद रखना, पूरा सील नहीं कर देना है। हम लोग देखेंगे कि वो पार्शियली कवर करता है। क्यों पार्शियली? क्योंकि बाकी के पार्ट से वजाइनल फ्लूइड भी तो निकलेगी ना, है ना। वजाइनल फ्लूइड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पूरा खून निकलने वाला है वो तो यहीं से निकलने वाला है। सो दैट्स व्हाई पूरा कवर नहीं होता, पार्शियली कवर होता है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब पहली बार इंटरकोर्स करते हैं तो ये जो हाइमेन है वो फट जाता है, ठीक है, मतलब क्योंकि ये पतला सा एक पेपर जैसा शीट है, तो ऑफ कोर्स ही बात है यदि कोई ऑर्गन अंदर जाएगा तो वो शीट फटने वाला है। बट ये मिथ प्लीज अपने दिमाग से हटा दीजिएगा दैट हाइमेन से ही वर्जिनिटी पता चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी ने साफ साफ ये लाइंस बोली और हमें भी ये माइंड सेट क्लियर रखनी है कि यदि कभी गलती से कहीं जोर से गिर जाए या कोई झटका मिले, या ऐसा समझ लीजिए कि वो टैम्पून होता है ना, जैसे पैड्स पहनते हैं पीरियड्स में, वही पैड का सब्स्टिट्यूशन में टैम्पून आता है। तो इसके वजह से हम देखेंगे कि उसके इंसर्शन के वजह से जब अंदर डालते टैम्पून वजाइना के, तो हो सकता है कि हाइमेन फट जाए। यही नहीं, यदि कोई बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर भी गए हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो गया, कोई बहुत ही मूवमेंट वाले स्पोर्ट्स में, तब भी हाइमेन फट सकता है। और कभी कभार अपने रिवर्स भी देख रहे हैं कि भाई पहली बार क्वाइटस हो भी चुका है, ओके, बट क्वाइटस फटा नहीं है। समझ में आ रहा है? सो दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। सो दिस हाइमेन डजंट कोरस्पॉन्ड टू वर्जिनिटी, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिटोरिस। जैसे मेल के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन है, दैट इज पेनिस। पेनिस ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्टिमुलेट करेगा और यू कैन बेसिकली से जो कि सेक्सुअली ड्रिवन करेगा। यहां पे हम लोग बात करें जो सबसे सेंसिटिव पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। कहां पे होता है तो जरा नोटिस करते हैं। ये देख रहे हैं, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यहां से बेसिकली यूरिन निकलता है, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे यूरेथ्रल ओपनिंग इन लोगों ने लिखा हुआ है। यूरेथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर ये जो पूरा इतना बल्जी पोर्शन आप यहां पे देख सकते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर क्लिटोरिस, ठीक है। हाईली सेंसिटिव रीजन है और कहां पे प्रेजेंट है? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग। मैंने आपको फिगर में भी बता दिया है। बात करते हैं आगे। सब कुछ देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेकेंडरी वंस दैट इज कॉल्ड एज योर मेमोरी ग्लैंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एट दी एंड बच्चा बनने वाला है, पर ये जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, कहां से लेगा? ऑफ कोर्स मां देगी। कहां से देगी? मेमोरी ग्लैंड से। सारे मैमल्स में यही खासियत है दैट वी आर हैविंग दी मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। तो जरा बात करते हैं क्या होता है ये मेमोरी ग्लैंड। ऑफ कोर्स पैर में होते हैं, दो होते हैं, हमें ये चीज पता है, ठीक है। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होती है। ग्लैंडुलर टिश्यू दूध बनाने वाली है, मिल्क बनाने वाली है। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे फैट्स भी मौजूद रहते हैं। ये दो चीजें मौजूद रहती है मेमोरी ग्लैंड में। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में बात की जा रही है, उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। ये मेमोरी लोब्यूल्स ये वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से जो गोल 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 बताए गए हैं, इसको अपने बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे, जैसे फेफड़ों के अंदर एल्वियोली होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सेम वे इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मेमोरी एल्वियोली, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे? इसमें भी प्रेजेंट रहेगा मेमोरी एल्वियोली। क्या प्रोड्यूस करेंगे? दिस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें से मिल्क प्रोड्यूस होने वाला है। और एक बार मिल्क प्रोड्यूस होगा, ये एल्वियोली है, तो उसने मिल्क प्रोड्यूस किया और फिर वो मिल्क अपने ल्यूमेन मतलब जो अंदर की जो कैविटी खाली जगह होती है ना, वहां पे भर के रख देगी। तो मिल्क एल्वियोली में प्रेजेंट है। अब आगे कैसे निकलेगा?
आगे निकालने के लिए हम देखेंगे कि एल्वियोली में से एक पतला सा ट्यूब निकलता है विच इज कॉल्ड एज योर मेमोरी ट्यूब्यूल। और ऐसे एक एल्वियोली तो होगा नहीं, एक एल्वियोली, दो एल्वियोली, 3, 4, 5, बहुत सारे एल्वियोली होंगे, सब में से ट्यूब्यूल्स निकल रहे होंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो ये सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक साथ इकट्ठा होंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज योर, एंड इट विल फॉर्म द मेमोरी डक्ट। और ऐसे बहुत सारे मेमोरी डक्ट आ रहे होंगे अलग अलग स्पॉट में से, तो ये सारे मेमोरी डक्ट इकट्ठा होके बनेंगे मेमोरी एम्प्यूला। और हर एक लोब में से मेमोरी एम्प्यूला आ रहा है और सारे मेमोरी एम्प्यूला जुड़ेंगे और एक और मोटा पाइप बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर वो लेक्टिफेरस डक्ट बिल्कुल टिप में, जहां पे हम देखते हैं निप्पल प्रेजेंट है, वहां पे इसकी ओपनिंग होगी और वहां से फिर मिल्क सक आउट कर लेगा बेबी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके हर एक ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब क्या देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर गैमेटोजेनेसिस। चलो भैया, मेल पूरा पूरा ऑर्गन समझ लिए, फीमेल पूरा पूरा ऑर्गन समझ लिए, अब बात करते हैं गैमेट्स कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे बनने वाला है, एग कैसे बनने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि गैमेटो का मतलब हो जाता है, गैमेटो बेसिकली मींस गैमेट्स, यस, और जेनेसिस का मतलब हो जाता है सिंथेसिस, जो हम लोगों ने पहले भी देखे हुए हैं, है ना। तो गैमेट्स का सिंथेसिस हमें करना है। बात करें, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मेल का अलग प्रोसेस होगा, फीमेल का अलग प्रोसेस होगा। मेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में हम लोग देखेंगे बनेगा oogenesis। ठीक है, पहले अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, देन वी विल मूव टू द फीमेल पार्ट। लेट्स गो। सो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल गया होगा। स्पर्मेटो मतलब हम बात करने वाले हैं स्पर्म्स की, ओके। तो इधर होगा स्पर्म्स की बात, और जेनेसिस का मतलब बहुत बार लिख चुके हैं हम, ठीक है। सो दैट बेसिकली मीन्स सिंथेसिस, बराबर है। सो हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ऑफ कोर्स ये बात है, स्पर्म का प्रोडक्शन हमने कहां देखा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। तो वहां पे बनने की जो ये प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पर इसको भी दो सेक्शंस में बांटे गए, ठीक है, बिकॉज थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती है उसकी वजह से। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटिड बनाएंगे। अब बात है कि स्पर्मेटिड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेंगे, बट पहले ये चीज समझ लो कि देयर विल बी सम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब जैसे पोलन मदर सेल होते थे ना, इनिशियल जो मेन सेल्स, फिर उसके बाद वो मैच्योर होके, सेम वे यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया है, तो वो मैच्योर होके बनेंगे स्पर्मेटिड, बराबर। ये मेरा पहला स्टेप है, ओके। एक बार स्पर्मेटिड बन गया, फिर क्या करना है, तो ये जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटिड को फाइनली उसका स्ट्रक्चर बदल के उसको स्पर्म्स में कन्वर्ट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग वो जो मदर सेल है उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग पहले स्पर्मेटिड में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में वही स्पर्मेटिड को हम लोग स्पर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो स्टेप्स की तरफ हमें ध्यान देनी है, ठीक है। प्लीज यही उसका डेफिनेशन है, तो याद रख लेना, जो मैंने इधर सामने लिखा हुआ है वही उसका पूरा पूरा डेफिनेशन है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया कैसे होता है, स्टेप टू स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया मौजूद रहेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, ओके। सो यहां पे हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया मौजूद रहते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली होते क्या है, तो दे आर जस्ट लाइक अ मदर सेल, इनिशियल मदर सेल। ये मदर सेल पहले माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब हम लोग देखेंगे इक्वेशनल डिवीजन है, तो मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम के ही सेल्स बनाएंगे, पर बहुत सारे बनाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यदि इन्हीं सेल का मैं डायरेक्टली मियोसिस कर दूं, मान लो फॉर एग्जांपल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सिर्फ 100 सेल है, और वो 100 के 100 सेलों को यदि मैं डायरेक्टली मियोसिस में उतार दूं, तो 100 से मियोसिस होगा तो उसके 4 गुना हो जाता है, तो मतलब 400 स्पर्म तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद क्या वो आगे चल के और कुछ प्रोसेस कर पाएगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर अब तो कोई सेल्स ही नहीं है, तो आगे स्पर्म कैसे बनेगा? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। अंधाधुन माइटोसिस कराओ गाइस, अंधाधुन, ठीक है। इतने माइटोसिस कराओ कि कुछ इतने सारे सेल्स बनेंगे कि कुछ को मैं प्रिजर्व करके रख दूंगा, वो मेरे एडिशनल योर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन के स्टोर रहेंगे, और कुछ सेल्स को मैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करूंगा ताकि वो आगे स्पर्म बन सके।
तो कुछ को मैं अपने रिजर्व की तरह स्टोर करके रखूंगा। सो इसीलिए पहले लिखा हुआ है कि भाई पहले आपको अंधाधुन माइटोसिस करना है। क्या करना है? अंधाधुन माइटोसिस। ओके, तो पहले एक बार माइटोसिस करना है। माइटोसिस से आपको बहुत सारे एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे जो आप स्टोर करके रख दोगे ताकि आप वापस से नेक्स्ट साइकिल में उसको यूज कर सको और नए स्पर्म बना सको। ऑन दी अदर हैंड आपको यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल चुका है। एक बार आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिल चुका है, अब आप मियोसिस चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेसिकली होते हैं डिप्लॉयड, राइट? वो चीज हमें पता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं डिप्लॉयड। फिर उसके बाद मियोसिस 1 जैसे ही होगा तो उससे बनेंगे हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। गाइस याद रखना, हैप्लॉयड हो जाता है पहली स्टेज में, ठीक है। फिर उसके बाद होगा मियोसिस 2, सेकेंड मियोसिस। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो मियोसिस 2 होगा तो मतलब अब वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी स्प्लिट करेंगे और आपको मिलेंगे हैप्लॉयड 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 हैप्लॉयड, 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड मिलेंगे। क्या स्पर्मेटिड तो गोल है यार, स्पर्मेटिड तो यहां पे गोल दिख रहा है, क्या वो स्पर्म जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल वेरिएशन लानी पड़ेगी। और वही चीज के लिए हम लोग देखेंगे, करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसीलिए स्पर्मियोजेनेसिस करवाना पड़ेगा। एंड फाइनली ये जो स्पर्मेटिड जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा, विच इज टेक्निकली योर स्पर्म, ठीक है। पर ये करेंगे कैसे? ये स्ट्रक्चरल चेंज आएगा कैसे, उसके बारे में भी चर्चा करनी रहेगी। पर उसके पहले कंक्लूजन की तरफ आते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा देख के समझते हैं। ये देखिए, यहां पे था टेस्टिस, बराबर। वो टेस्टिस के अंदर हमने एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लिया और वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का हम लोगों ने टीएस किया। जैसे टीएस निकाला तो मैं देख पा रहा हूं कि भाई अंदर बहुत सारे वो राउंड शेप आपको नजर आ रही होगी, तो मतलब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसको काटा और इसका ये राउंड जो शेप है वो मैं आपको ऑब्जर्व करने बोल रहा हूं। उसमें बहुत सारे ब्लू 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 सेल्स मौजूद आपको नजर आएंगे। तो होता नहीं है ब्लू, पर ऐसे दिखते हैं, ठीक है। सो टेक्निकली बहुत सारे सेल्स हमें मौजूद दिख रहे हैं, पर उसमें से भी मैं एक छोटा सा पार्ट, ये पूरे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो सर्कल है उस एक छोटा सा पार्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हो, मतलब ये कुछ इस तरीके का है कि ये पूरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बनेगा, है ना। इस तरीके से पूरा ऐसे राउंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा, बट अभी उसके ऊपर फोकस नहीं है, मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। आप देख सकते हो कि यहां पे कुछ सेल्स मौजूद है। ये जो ट्राइंगल शेप सेल आपको नजर आई यहां पे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सर्टोली सेल, जो मैंने पहले से डिस्क्राइब करवा दिया, ठीक है। तो आप बेस में एकदम नीचे वाले सेक्शन में देखोगे तो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनियल सेल प्रेजेंट है। वो पहले क्या किया? माइटोसिस किया। माइटोसिस करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 किया, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। फिर वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसने क्या किया? मियोसिस 2 किया और उससे बना स्पर्मेटिड। देखो स्पर्मेटिड अभी भी कैसे दिख रहे हैं? गोल 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 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और उसका अब स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे तो बनेगा आपका स्पर्मेटोजोआ। इज दैट क्लियर? पर ये होगा कैसे? ये गोल शेप से ऐसे लंबे लंबे कैसे पॉसिबल है? उसके बारे में भी मैंने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जरा देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक गोल सेल किस तरीके से स्पर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये मेरा स्पर्मेटिड है। ओके, क्या है ये? स्पर्मेटिड है। तो इसमें जो स्पर्मेटिड है आप जरा नोटिस कीजिएगा, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस जो भी ग्रीन कलर के आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं वो सारे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस ऊपर की तरफ चले गए, और जितने भी लाल लाल कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया को नीचे धकेला जा रहा है। गोल्गी बॉडी ऊपर चली गई और माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ आ रहा है। यही नहीं बल्कि सेंट्रियोल भी देखिए, सेंट्रियोल भी नीचे आ चुका है। यस और नो? ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे पता चल गई। गोल्गी बॉडी ऊपर चली गई, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल नीचे आ गया। ये जो सेंट्रियोल है दैट विल बी बेसिकली मेकिंग दिस फ्लैजेलम। फ्लैजेलम प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा हमारा ये, ठीक है। एक बार फ्लैजेलम प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, आप जरा देखिए सारा का सारा लाल 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 माइटोकॉन्ड्रिया सब नीचे आ गए, गोल्गी बॉडी ऊपर मौजूद है, ठीक है। और धीमे धीमे वो मॉडिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो गोल्गी बॉडी है वो अपने आप को एक मस्त डेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर चुका है। देखिए ये टिप में बहुत ही तगड़ा एक रेड कलर का आप हेड देख रेड कलर का हेड देख पा रहे हो, विच इज कॉल्ड एज योर एक्रोसोम, ठीक है। तो मतलब कि गोल्गी बॉडी किस में कन्वर्ट हो गया? एक्रोसोम में। एंड ऑन दी अदर हैंड जो नीचे माइटोकॉन्ड्रिया थे वो भी बहुत तगड़ी तरीके से स्पाइरली अरेंज हो गए इन दिस फॉर्मेट,
ठीक है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो अटरली माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ठीक है, और न्यूक्लियस तो बीचों बीच आपको नजर ही आ रहा है, ब्लू कलर का है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेस साइटोप्लाज्म है, जो सेल का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो एक्स्ट्रा कंटेंट को वो लोग निकाल देते हैं। ठीक है, दे विल बेसिकली रिमूव दैट आउट, खत्म। तो इस तरीके से आपका जो गोल स्पर्मेटिड था वो अभी स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो चुका है, और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। खत्म हो चुका है। ठीक, नाउ एक बार स्पर्म बन चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ बन चुके हैं, फिर क्या होगा? वो ना सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए रहते हैं। सो इफ दिस इज अ स्पर्मेटोजोआ, वो सर्टोली सेल के अंदर धसे हुए रहेंगे। क्यों धसे हुए हैं? क्योंकि उनको चाहिए नरिशमेंट, उनको भरपूर नरिशमेंट मिल जाता है। एक बार स्पर्म डेवलप हो गया, फिर क्या होगा? वो स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल से निकल जाएगा और निकल के अलग हो जाएगा, और अलग होके कहां पहुंच जाएगा? वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जमा होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इस प्रोसेस को, जहां पे वो रिलीज हो जाता है और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में वो जस्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज योर स्पर्मिएशन। वापस से एक स्टार मार्क पॉइंट, स्पर्मिएशन क्या होता है? तो ये वाला प्रोसेस है। सर्टोली सेल से अलग हो गया और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में अब ये प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। नाउ क्या ये अपने आप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये होगा प्यूबर्टी के दौरान। ये देखेंगे जब प्यूबर्टी हिट करती है बॉयज में। प्यूबर्टी कब हिट करेगी भाई बॉयज में? 12 से 16 साल या 15 साल में गिना लेता हूं। ठीक है, तब प्यूबर्टी हिट करेगी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी, अब बात आ जाएगी हाइपोथैलेमस विल कम इनटू एक्शन। हाइपोथैलेमस बोलेगा कि चलो भाई उम्र हो चुकी है, अब स्पर्म प्रोडक्शन चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल हैपन इज दिस हाइपोथैलेमस विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्टली पिट्यूटरी को बोल देता है कि भाई चल अब हमें काम चालू करना है। तो ये जो GnRH है वो पहुंच जाता है पिट्यूटरी के पास। फिर पिट्यूटरी बोलता है चलो अभी काम चालू करना है, तो 2 बंदों को काम पे लगाते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी बोलेगा 2 बंदे काम पे लग जाओ। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका LH, दूसरा हो जाएगा FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बढ़ो, तो हम देख रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH ये दोनों ही स्टिमुलेट हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे? याद रखना है LH, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिक सेल। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को एक्टिवेट करेगा। देखिए जरा, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। ठीक है, और FSH किसको करेगा? हमारे पास और दूसरा कौन सा सेल्स है स्पेशल हमारे टेस्टिस में? दैट इज योर सर्टोली सेल। तो हम देखेंगे FSH जो है वो सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर रहा है। तो दोनों अपने अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके हैं। FSH जो है उसने सर्टोली सेल को किया, LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसने लेडिक सेल को किया। लेडिक सेल क्या करता है? याद करो, लेडिक सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। तो वो एंड्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट हुआ तो मेल में बदलाव नजर आएगी। यही नहीं, उसके साथ साथ हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस आरंभम शुरू। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सर्टोली सेल्स के बारे में बात करें तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स, प्रोटीन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और अपने ऊपर प्लेटफॉर्म बना देता है कि चलो भैया मेरे ऊपर स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल इज अ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ही सारे के सारे क्या ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डेवलप होने वाले, सो वो डेवलपमेंट चालू कर देगा। ठीक है, सो पूरा हार्मोन बेस्ड है। यही नहीं, एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि एक टाइम के बाद जब बहुत ज्यादा हो जाता है ये प्रोडक्शन, तो हम देखते हैं कि ये सर्टोली सेल एक और चीज प्रोड्यूस करती है विच इज कॉल्ड एज योर इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? वो सीधे हाइपोथैलेमस के पास जाता है, पिट्यूटरी के पास जाता है और बोलता है बस भाई अब बंद करो, ठीक है बहुत हो गया। समझ में आ रहा है? और जब एक्सेस टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है ना, वो भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास जाके बोलता है भाई बस अब बंद करो। समझ में आया? तो दोनों ही इनहिबिशन में मदद करेंगे। सो दिस इज हाउ द हार्मोन वर्क्स एंड हार्मोन फंक्शंस। पर अब बात करते हैं, स्पर्म बना ही दिया तो स्पर्म के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्पर्म बेसिकली 60 माइक्रोमीटर या फिर आप बोल सकते हो 0.06 mm लॉन्ग होता है, छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा है नहीं। आप देख सकते हो कि उसको डिपेंडिंग अपॉन हेड, नेक और उसके बाद हम लोगों ने मिडल पीस और टेल के हिसाब से उसको अलग अलग वे से सेग्रीगेट कर दिया है, उसके साइजेस लिख दिए गए हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसको 3 हिस्सों में जो बांटे गए, दैट इज द हेड, मिडल पीस और टेल, राइट। तो एक एक को थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। सबसे पहले हेड के बारे में बात करता हूं।
तो हेड जो होता है ये बेसिकली एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। परफेक्ट, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, आप यहां पे देख सकते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ ये अपना हेड है। हेड में हम लोग देखेंगे कि बीचों बीच एक न्यूक्लियस मौजूद रहेगा और बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जो है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एक्रोसोम, ठीक है। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम दोनों मौजूद है। एक्रोसोम कैसे बनता है? एक्रोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाती है। ऑन दी अदर हैंड ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। और एंजाइम्स क्यों चाहिए? क्योंकि फीमेल के पास जाना है और फीमेल को फाड़ के अंदर घुसना है, फीमेल के सेल को फोड़ के सारे सेल्स को हटा के अंदर घुसना है, तो हमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी और एक्रोसोम्स वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे, हेड के जस्ट नीचे हम लोग हेड पोर्शन के बाद देखेंगे नेक पोर्शन। नेक पोर्शन बेसिकली ये लोअर वाला पोर्शन हो जाता है जिसके बाद मिडिल पीस शुरू हो जाती है, ठीक है। मिडिल पीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि भाई बहुत ही गंभीर है, ठीक है। यू कैन बेसिकली सी कि हेड और मिडिल पीस के बीच में हमारा नेक पोर्शन है, कहां पे है वो आप देख पा रहे हो। और इसके बाद ये जो मिडिल पीस आ रहा है उसके हम लोग देखते हैं कि देयर इज एन एक्सियल फिलामेंट, एक लंबा सा बीच में से फिलामेंट जाता है जो टेल में भी एक्सटेंड करता है, मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है टेल तक एक्सटेंड कर देगा। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये चीज ये करने वाला है, वो देने वाला है पावर। किसको पावर देगा? टेल को पावर देगा, क्योंकि टेल को क्या करना है? टेल को मूवमेंट शो करनी, और ये मूवमेंट शो करने के लिए चाहिए एनर्जी। कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स व्हाई द मिडिल पीस रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इतने भरे पड़े। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। बात करें टेल के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, आप यहां पे देख भी सकते हो बीच में एक लंबा सा पतला एक फिलामेंट जा रहा है विच इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। हम लोग यहां पे क्या देखेंगे कि जो स्पर्म होगा उसको फीमेल के फ्लूइडिक एनवायरनमेंट पे फ्लोट करते करते तैरते तैरते जाना है, तो इसीलिए वो एक वेवी मोशन क्रिएट करता है। ओके, आप यहां पे देख सकते हो अनड्यूलेटिंग मोशन। तो एक्चुअली वो थोड़ी सी स्पाइरल भी होती है प्लस थोड़ा सा अप एंड डाउन भी होता है। सो मतलब ऐसे करके वो मूव करते हुए हमें नजर आता है, ठीक है। फटाफट से इसको फीमेल तक पहुंचाना पड़ेगा। डन, खत्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स इज कि एक बार जब इजैकुलेट होता है तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म जाता है। अभी के प्रेजेंट काउंट के बारे में बात करूं तो कुछ 80 से 100 मिलियन स्पर्म जितने होंगे अभी के करंट एज सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, कि भाई 80 से 100 मिलियन स्पर्म होंगे। बट इन जनरल मैच्योरिटी के बाद अच्छे खासे 200 से 300 मिलियन स्पर्म देखने को मिल जाते हैं। और आजकल बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है कि भाई स्पर्म काउंट कम हो भी रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाइट एंड ऑल। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी मैटर करता है। नाउ हम यदि किसी को नॉर्मल फर्टाइल मेल डिक्लेयर करना चाहते हैं, या आपको यदि एक फर्टिलिटी शो करनी है, फीमेल के एग के साथ फ्यूज करके बच्चा प्रोड्यूस करना है, तो इसकी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके 100% स्पर्म में से 60% स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल शेप वाला होना चाहिए। मतलब नॉर्मली जैसे स्पर्म दिखते वैसे होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हो कितने डिफॉर्मेटिव्स आते हैं स्पर्म में, बहुत सारे शेप्स में बदलाव हो जाते हैं। सो नॉर्मल स्पर्म 60% होनी चाहिए, और उसमें भी 40% जो है उसमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो फटाफट मूव करने की ताकत रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म तो आधे रास्ते में ढह होने वाले। एग्जैक्टली, इसीलिए इतने सारे स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने ऑल टुगेदर स्पर्मेटोजेनेसिस कर दिया है खत्म। अब महिला मंडल के बारे में बात करते हैं, लेट्स सी। चलो, तो अभी महिलाओं के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल में क्या है भाई, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी हिट की, तब हार्मोनल चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम लोग देखेंगे मियोसिस हुआ, मियोसिस की वजह से स्पर्म जनरेट हो गए। बट यही चीज जब फीमेल के बारे में बात करें तो उनका ये शुरुआत मां के पेट से ही होना चालू हो जाता है। कैसे हो रहा है, चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि oogenesis का मतलब हो जाता है जहां पे हम लोग ये ओवम बनाने वाले हैं, ठीक है, और उसका मैच्योरेशन भी करना है। दोनों प्रोसेस करनी है, बनानी भी और मैच्योर भी करवानी है, ठीक है। नाउ ये होते कहां पे है, तो ये होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। पर ये ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनाना है वो अभी हम लोग समझेंगे। ग्राफियन फॉलिकल क्या है वो भी हम लोग अभी समझेंगे। चलो देखते हैं।
oogenesis चालू हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आपको एक एग्जैक्ट हफ्ता बताऊं तो ये लगभग 25th ऑफ वीक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। oogenesis 25th वीक से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है और यहां पे हम लोग देखते हैं दे मेक अ ह्यूज नंबर, अंधाधुन माइटोसिस करके ह्यूज नंबर ऑफ oogonia बनाते हैं विच इज बेसिकली कॉल्ड एज योर एग मदर सेल, ठीक है। जैसे उसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थे वैसे इधर oogoनियल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ये oogoनियल सेल्स अंधाधुन आपके ओवरीज बनाती है। एक चीज ध्यान देनी है, जितने oogonia बन चुके हैं बस उतने ही रहेंगे आजीवन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जैसे लड़कों में हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के बाद बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बन सकते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, बट ये चीज फीमेल में नहीं होती। फीमेल में ऐसा है कि भाई बर्थ तक, ओके, पैदा होने से पहले तक जितने oogonia मौजूद है उतने ही oogonia आजीवन मौजूद रहेंगे। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा नहीं सकते। सो लड़कियों में इसलिए निर्धारित हो जाता है, वो लोग एक लिमिटेशंस में आ जाते हैं। ये लड़कों में नहीं है, लड़कों में ये अंधाधुन चल रहा है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी उनमें ये प्रोसेस देखने को मिल रहा है, तो लड़कों में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लड़कियों में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यस, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार पैदा हो गए उसके बाद बढ़ने नहीं वाले। यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो oogonia है वो मल्टीप्लाई होके बनेंगे प्राइमरी oocyte। जैसे उसमें बने थे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बने थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, वैसे oogoनियल सेल्स जो है, oogonia जो है वो डेवलप होके बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। माइटोसिस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट एक चीज यहां ध्यान रखनी है, ये हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब वो बच्ची मां के पेट में है तभी ये प्रोसेस चालू हो चुका है। एंड नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि प्रोफेज 1 में ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ऑफ कोर्स अभी ये मियोसिस 1 स्टार्ट करेगा, क्योंकि मियोसिस 1 करेगा तब जाके सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करके प्रोफेज 1 पे ये अपने आप को क्या कर देता है, अरेस्ट कर देता है, रोक देता है, आगे का प्रोसेस नहीं करेगा। समझ में आया? तो यहां तक आके वो रुक जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हम लोग देखेंगे ये जो प्राइमरी oocyte है वो अपने ऊपर बहुत सारे लेयर्स बनाना स्टार्ट करती है, बहुत सारे सेल्स के लेयर्स बनाना स्टार्ट करती है। ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर बनता है। अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि भाई आपके पास यदि एक सेल है और उसके ऊपर मैं एक सेल का लेयर बना दूं तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर प्राइमरी फॉलिकल, ओके। तो प्राइमरी oocyte अंदर है और उसके ऊपर एक लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा है, दैट इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी फॉलिकल, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। ये देखो, ये मेरा प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। एक बार प्राइमरी फॉलिकल बन गए, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये प्राइमरी फॉलिकल बर्थ से चालू करके प्यूबर्टी तक, ओके। प्राइमरी फॉलिकल बन चुके हैं, राइट। बर्थ जब बेबी बॉर्न हो रहा है तब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छे खासे प्राइमरी फॉलिकल मौजूद रहेंगे, पर बर्थ से चालू करके आने वाले प्यूबर्टी तक, ओके, प्यूबर्टी तक हम देखेंगे कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डिटोरिएट होने लगते हैं, मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। और जो आपके पास मिलियंस ऑफ oogonia थे उसमें से जो प्राइमरी oocyte बहुत सारे बने थे वो सारे के सारे अब कम होते जाएंगे। अब हमारे पास प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 80,000 से 60,000 प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद रहेंगे हर एक ओवरी में, ठीक है। देख रहे हो, मिलियंस ऑफ oogonia थे, उससे प्राइमरी oocyte बने, प्राइमरी oocyte ने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, अपने ऊपर कोटिंग बना दी, पर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते सारे डिटोरिएट हो गए और अब सिर्फ बचे हैं 60,000 से लेके 80,000 ही। अब आगे क्या करना है फिर? अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो ये प्राइमरी फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट चालू होगा। जैसे ही मेच्योरिटी आती जाएगी हम देखेंगे कि प्यूबर्टी हिट करते ही ये फॉलिकल अब डेवलप होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि प्रोफेज 1 में अटक चुका था, अरेस्ट हो चुका था, है ना। हमारे जो प्राइमरी oocyte थे वो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो चुका था, तो अब आगे के प्रोसीजर करने पड़ेंगे, पर उसके लिए पहले हम लोग प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप करेंगे, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte मौजूद है। सो प्राइमरी oocyte को oocyte में ही रहने दो, अभी फॉलिकल के बारे में बात करते हैं, फॉलिकल को डेवलप करते हैं। तो फॉलिकल डेवलप होगा, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करना है। क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल?
जब बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर बनते, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ एक ही लेयर था ग्रैन्युलोसा सेल का, अब हम लोग देख रहे हैं एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे करके लेयर्स जब ग्रैन्युलोसा सेल के बढ़ेंगे, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज योर सेकेंडरी फॉलिकल। इसके ऊपर एक अच्छा सा लेयर, एक और थिक लेयर भी हमें देखने को मिल जाता है, दैट इज न्यू थिका, वो भी बनते हुए दिखता है। तो इसको अब हम लोग नाम दे देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखना है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, प्राइमरी oocyte को नहीं छेड़ना है, oocyte को वैसा जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखिए, ये प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल में देखिए सिर्फ एक ही लेयर था। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में बात करें तो देखो कितने सारे लेयर्स है, प्लस यू कैन सी देयर इज अ थिक लेयर इनसाइड विच इज द थिका सेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी फॉलिकल में देख लिए। अब बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा। तो बात करें टर्शरी फॉलिकल के बारे में तो हम देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी कैविटीज बनने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी खाली खाली जगह बनने लग जाती है, जिनको हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, उसको अपने बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बोली जाती है, उसके अंदर फ्लूइड जमना स्टार्ट हो जाता है। एंड यही नहीं बल्कि हम लोग देखेंगे थिका भी, जो लेयर था, थिका लेयर आउटसाइड, वो भी अभी दो लेयर्स बन चुके हैं। मतलब कि अब उसमें भी दो लेयर्स पे थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, दो लेयर्स बन चुके हैं। तो जब आपका इस तरीके के चेंजेस हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज योर इट इज कॉल्ड एज योर टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, डन, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आगे बात करें तो याद रखना है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही है। लास्ट पे पहुंचते हैं, हम यहां पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है मैच्योर, ये टर्शरी फॉलिकल ही अपने आप को मैच्योर जैसे कर देगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। इधर अपने क्या देख रहे हैं, इट इज अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। अच्छा खासा एंट्रम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मस्त खाली जगह मुझे दिख रही है, तो ये अपना एंट्रम है, फ्लूइड फील्ड पूरा का पूरा। फिर उसके बाद आप देखोगे क्यूमुलस उपोरस सेल्स, ये आपका प्राइमरी oocyte है, उसके इर्द गिर्द आप देख सकते हो बहुत सारे सेल्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, विच इज कॉल्ड एज योर क्यूमुलस उपोरस सेल बोला जाता है इनको। ठीक है, तो इस तरीके के पूरा जो आप डेवलपमेंट देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्राफियन फॉलिकल। और ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपका प्राइमरी oocyte मौजूद है। अब क्या करेंगे, क्या करना है, तो प्राइमरी oocyte इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज एंड अंडरगो अनइक्वल मियोटिक डिवीजन। अब होगा मियोसिस शुरू। ठीक है, अब मियोसिस चालू करेंगे। कैसा होगा, आई विल बी बेसिकली, मैं सिर्फ अभी अंदर के प्राइमरी oocyte के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक प्राइमरी oocyte था, ओके, सो दिस वाज बेसिकली द प्राइमरी oocyte। ओके, इसका मियोसिस 1 होगा। अब मियोसिस 1 होगा तो हम लोग देखेंगे कि यदि मेरा प्राइमरी oocyte 2n है तो इससे जो अभी बनने वाला है वो कैसे होंगे, वो दो होंगे, एक जो थोड़ा बड़ा होगा और दूसरा जो होगा वो थोड़ा छोटा सा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा सा हुआ है, दिस इज नाउ कॉल्ड एज योर सेकेंडरी oocyte। ओके, और जो ये छोटा वाला है, दिस इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो ये दो चीजें बन गई। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो होंगे वो होंगे हैप्लॉइड होंगे, है ना। मियोसिस 1 के बाद सब लोग हैप्लॉइड ही होते हैं। ओके, तो जो पोलर बॉडी वो तो बहुत छोटा सा है, उसमें कुछ साइटोप्लाज्म ना बराबर है। तो सारा का सारा मेजर प्राइमरी oocyte का जो मेजर साइटोप्लाज्म है वो किसके पास पहुंच चुका है, सेकेंडरी oocyte के पास। वही यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए, सेकेंडरी oocyte ने रिटेन किया है न्यूट्रिशन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो अभी सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या करना है, क्या ये आगे चल के डिवाइड होगा या हम लोग देखेंगे कि वो वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वी डोंट नो, बट यस, आगे कुछ भी हो सकता है, शायद वो आगे चल के और डिवाइड हो या फिर कुछ भी ना हो। लेट्स सी, ये जो टर्शरी फॉलिकल है, फाइनली मैंने अभी अभी आपको बताया, वो मैच्योर होके क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte भी आ चुका है। सेकेंडरी oocyte भी अपने ऊपर लेयर बनाएगा, उस लेयर को क्या बोलते हैं जी, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो बीच वाला जो पार्ट है ये है सेकेंडरी oocyte, और उसके ऊपर एक लेयर बना है, वो लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो oocyte के बाहर एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा।
नाउ व्हाट विल हैपन, ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर है, पीरियड्स का टाइम आएगा, यस पीरियड्स का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक छोटा सा फेज आएगा दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है ये अच्छा खासा 2.5 सेंटीमीटर बराबर होता है। ये ग्राफियन फॉलिकल फटता है और अंदर से ये जो ओवम है, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकलता है। इज दैट क्लियर? सो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल फटा और अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर ओव्यूलेशन। अब यहां पे वापस से वही फ्लो चार्ट जो हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले से पढ़ लिया, वही फ्लो चार्ट फिर से यहां पे देखेंगे। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज था हम लोगों ने देखा कि ऊगोनियम प्रेजेंट है, उसका अंधाधुंध माइटोसिस होता है, कुछ एडिशनल ऊगोनिया बना के रखेंगे, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा था ना। फिर उसके बाद उससे प्राइमरी माइटोसिस ही कर करके प्राइमरी oocyte बनता है। अब प्राइमरी oocyte जो है उसका मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1 से हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte, देख लीजिए, ठीक है, और दूसरी तरफ मिलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी आगे चल के उसका सेपरेट डिवीजन होके दो और सेकेंडरी पोलर बॉडी बना रहा है, उससे मेरे को कोई खास लेना देना है नहीं, मेरे को मेन लेना देना है सेकेंडरी oocyte के ऊपर। तो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म आएगा, याद रखना है अभी भी ये मियोसिस करने के बाद, मियोसिस 1 करने के बाद जो सेकेंडरी oocyte हमें मिला है, ये सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट होकर बैठा रहता है। ये बोलेगा मैं भी अभी काम नहीं करूंगा। प्राइमरी oocyte भी काम नहीं कर रहा था, वो भी अरेस्ट होकर बैठा था, मैं भी अरेस्ट होकर बैठा रहूंगा। देन व्हाट विल हैपन, जब स्पर्म की एंट्री होगी तब ये आगे का प्रोसेस करेगा। देखिए यहां पे देखिए मैंने स्पर्म ड्रॉ किया हुआ है, तो जैसे स्पर्म अंदर आएगी तब हम लोग देखेंगे मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 होने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई मियोसिस 2 के बाद एक अच्छा खासा आपको मैच्योर ओवम मिल जाएगा, और वो ओवम के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है और फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चा बनेगा, फिर वो बच्चा बाहर आएगा। समझ में आया? लड़कियों का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, लड़कियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में कुछ नहीं, प्यूबर्टी हिट की, स्पर्म प्रोडक्शन चालू, खत्म, ओके। पर यही चीज जब लड़कियों के बारे में बात करें तो हम लोग देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से चालू हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज से चालू होने के बाद वहां पे प्रोफेस 1 पे अरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी oocyte पे अरेस्ट हो गया, फिर सेकेंडरी oocyte पे भी अरेस्ट हो गया, फिर जब स्पर्म आएगा तब जाके उसका डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, बट इट्स नीडेड। सो बात हमने फ्लो चार्ट की तो पूरी कर ली। समझते हैं कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल फटके जो एक ओवम निकलता है, ये ओवम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। सो जब एक ओवम के बारे में बात करें, ये देखिए अभी अपने एग ओवम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक स्फीयरिकल बॉडी है, नॉन मोटाइल है, वो मेरे को पहले से पता है, कोई फ्लैजेला है नहीं, तो मूव कैसे करेगा। साइज कितना है तो 0.2 mm लिखा हुआ है, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर के आसपास तक का देख पाते हैं, 100-200 डिपेंडिंग, ओके। इसके बाहर अपने 3 लेयर्स देखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको ऊलेमा बोला जाता है, कायदेसर सी बात है, ये आप न्यूक्लियस देख सकते हो और ये होगा इसका ऊलेमा, ठीक है। उसके बाद ऊलेमा के बाद आ जाता है उस जोना पेल्यूसिडा के बारे में बात हो रही है, तो जोना पेल्यूसिडा उसके बाहर वाली कवरिंग आ गई, ठीक है। वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा का ऐसे लेयर देख पाते हैं। उसके बाद अपने बाहर की तरफ आप देख सकते हो बहुत सारे सेल्स है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर कोरोना रेडिएटा सेल्स, ओके। तो ये 3 चीजें बेसिकली इसको लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। सबसे पहले तो उसका खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आ जाता है हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज योर जोना पेल्यूसिडा, और जो तीसरा देख रहे हैं दैट इज योर कोरोना रेडिएटा, ओके। कोरोना रेडिएटा बेसिकली आपके ये जो सेल्स है, ओके, तो ये आउटर लेयर बनाता है फॉर्म ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल के सेल से ही ये आउटर लेयर जोना पेल्यूसिडा वाले के जस्ट बाहर कोरोना रेडिएटा का लेयर बन जाता है, ठीक है। पर हमें कहां तक पहुंचना है, स्पर्म को, मतलब समझ रहे हो क्या करना है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, वाइटलिन मेम्ब्रेन, इन सबको फाड़ के अंदर तक पहुंचना पड़ेगा। वाइटलिन मेम्ब्रेन का इतना जिक्र नहीं किया गया है, बट मैं आपको बता दूं कि भाई जोना पेल्यूसिडा के साथ ही एक और लेयर प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। सो इन शॉर्ट जो स्पर्म है उसको पहले कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, वाइटलिन मेम्ब्रेन, फिर जाके उसको कहीं जाके फीमेल मिलेगी। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है, ठीक है। स्पर्म भले छोटे, बहुत काम करते भाई। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, oogenesis हो चुका है फाइनली खत्म,
तो दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, ये कॉमन सेंस ही बात है, कॉमन सेंस, जो कि अभी कॉमन नहीं है हालांकि। ओके, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis हम लोग देखते हैं बेसिकली ओवेरी में होता है। फिर उसके बाद इसमें ग्रोथ का ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ग्रोथ में हम लोगों ने देख लिया कि भाई हार्मोन आए, ग्रोथ चालू हो गया, मल्टीप्लिकेशन चालू हो गया, खत्म। बट वही फीमेल के बारे में बात करूँ तो कतई कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज तक कुछ, फिर उसके बाद प्यूबर्टी में हिट करे तो कुछ, फिर स्पर्म आए तब कुछ और, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। पर ग्रोथ फेज इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हमें देखने को मिला। ओके, यहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हम लोग को यहां पे 4 स्पर्म्स मिलते हैं एट द एंड। बट यहीं पे मैं प्राइमरी oocyte के बारे में बात करूं तो उसमें से मैंने देखा कि भाई जब मियोसिस कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो सिर्फ एक ही ओवम बन रहा है, ठीक है, ओनली 1 ओवम। बाकी के जो 3 है वो तो डीजनरेट हो जाते हैं, वो सेकेंडरी पोलर बॉडी बन के डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस में से पोलर बॉडी जैसी कोई भी चीज नहीं बनती, नो पोलर बॉडी। बट वही चीज अपने oogenesis के बारे में बात करें तो पोलर बॉडी कतई बनती है। हमने देखा 3-3 पोलर बॉडी बन गई थी, है ना। जब मियोसिस 2 हुआ तो हम लोगों ने देखा कि भाई फर्स्ट पोलर बॉडी जो था वो भी 2 और पोलर बॉडी बना रहा, और जो हमारे पास प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte था, वो डिवाइड होकर हम लोग देख रहे थे एक ओवम और उसके साथ एक और पोलर बॉडी। तो भाई पोलर बॉडी तो कतई बहुत सारे, है ना, 3-3। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि मेल में काफी सिंपल है कि भाई जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी और उसके बाद प्यूबर्टी से चालू होगा और जब तक उसकी स्टेरिलिटी तक आएगी, ओल्ड एज में उसकी स्टेरिलिटी आएगी, वो स्पर्म प्रोडक्शन बंद कर देगा, बात खत्म। बट वही फीमेल के बारे में बात करें तो इनका तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से चालू हो चुका है, ठीक है। तो ये लोग बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, बट हाँ एक टाइम आएगा जहाँ पे वो लोग ये प्रोसेस भी बंद कर देंगे, ठीक है। उनकी भी एक स्टेरिलिटी आती है ओल्ड एज पहुँचते पहुँचते, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से कर दिया है खत्म। नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, कैसे बच्चे बनते हैं, फिर आगे क्या क्या होगा, बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, सबके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड टिल देन पीस आउट।